ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को स्पष्ट शब्दों में राजनीतिक दिशा प्रदान की थी। सबसे पहले ये था कि आतंकवादी ठिकाने और पर ही निशाना लगाया जाएगा। सिविलियन कैजुअल्टीज जहाँ तक संभव हो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को नहीं टारगेट किया जाए। अगर इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के दौरान हमारी सेना पे पाकिस्तान की सेना का आक्रमण होता है तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूर्ण तरह जो छूट दी गई थी, यह छूट इसी के लिए नहीं थी, यह छूट जो है ऑपरेशनल प्लानिंग, टारगेट सिलेक्शन, टाइमिंग वगैरह के लिए भी दी गई थी। इसके बारे में मैं बाद में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी हमलों के खिलाफ सिर्फ एक बदला लेना नहीं था। मेरे ख्याल से इसका उद्देश्य हमारे धैर्य की एक नई रेड लाइन को अंकित करना था। मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय सुरक्षा में एनएसए का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है और वही चीज़ ऑपरेशन सिंदूर में देखने को आई। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने राष्ट्रीय सेना को स्पष्ट फैसले और मार्गदर्शन दिए, जिसमें जो है लक्ष्य का चुनाव, टारगेट सिलेक्शन वगैरह में मदद, सैन्य बल का प्रयोग कब, कितनी क्वांटिटी में, नपी तुली, सटीक और नॉन एस्केलेटरी तरीके से करना, डी एस्केलेशन की नीति और तरीके, कूटनीति का प्रबल प्रयोग, मतलब वो बाहर के लोगों से बातचीत करने का उनका सिलसिला जारी रहा था। इसके बाद में आ जाता है तीनों सेना प्रमुख या हेडक्वार्टर आईडीएस या मेरा रोल। मैं और मेरे प्रेडिसेसर जो थे जनरल बिपिन रावत, हम लोग का मेन काम ये है कि तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बना के रखें, एकीकरण और संयुक्तिकरण की प्रक्रिया को शुरू रखें, जो कि हमने पिछले 2-3 सालों से काफ़ी तेज़ी ला रखी थी इसमें। और इस चीज़ के जो है एग्जाम्पल्स के इनके कारण जो है हम लोग को सफलता मिली। हमने कम्युनिकेशन सिस्टम को एकीकरण करने की कोशिश की थी आर्मी नेवी एयरफोर्स में, एयर डिफेंस को एकीकरण करने की कोशिश की थी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, काउंटर यूएस सिस्टम जो ड्रोन्स के अगेंस्ट में कार्रवाई होती है, इन सबको एकीकरण करने की कोशिश की थी। यह जो कुछ एक दिनों का जो युद्ध था, यह एक बहुआयामी मल्टी डोमेन लड़ाई थी, जिसके अंदर साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर भी जो है विशेष ध्यान दिया गया। तीनों सेनाओं की योजनाओं के बीच के अंदर की कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, मूवमेंट के ऊपर भी जो कोऑर्डिनेशन था वो हेडक्वार्टर आईडीएस या सीडीएस के ऑफिस द्वारा किया गया। और आखिरी में जो है एस्केलेशन कंट्रोल, ताकि लड़ाई जो है किसी एक दिशा में बहुत तेज़ी से ना बढ़ जाए, उसके ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत थी। तीनों सेनाओं का जो इसमें काम था, तीनों सेनाओं के जो मुख्यालय थे उसमें रिहर्सल्स बहुत ज़रूरी थी। तीनों सेनाओं का युद्ध क्षेत्र में तैनात होना बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरी था। यह रिहर्सल इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि हम एक नई क्षमता का पहली बार प्रयोग कर रहे थे। दूसरा, उनका ट्रूप्स का ईयरमार्किंग, सैन्य बलों का चुनाव, कौन करेगा ऑपरेशन, सही आदमियों को का चुनाव, सही यूनिटों का चुनाव, वो ज़रूरी था। मोबिलाइजेशन, बॉर्डर के एरिया पे तैनाती, अगर हम ये मोबिलाइजेशन पहले कर देते तो जो भी सरप्राइज था वो छूट जाता। तो सिलेक्टिव मोबिलाइजेशन, एयर डिफेंस वगैरह का ये चीज़ हमने करी। कंटीजेंसी प्लानिंग शामिल हुई। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैंने बाद में भी थोड़ा बात करूंगा, लेकिन जो आज हमारा जो विषय है कि राष्ट्र के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हम देख रहे हैं, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। राष्ट्र के संदर्भ की चुनौतियां जो हैं वो क्षणिक नहीं होती हैं, वह निरंतर बदलते स्वरूप में आती हैं। इसलिए मैं उनमें से कुछ ठोस चुनौतियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, जिसका सामना भारत आज कर रहा है और मेरे विचार में भविष्य में भी करता रहेगा। और इसमें सबसे पहली चुनौती जो है वो सीमा विवाद के बारे में है, जिसके कारण जो है भारत में जब से हम आज़ादी मिली है तब से लेकर के काफ़ी सारी जो हैं लड़ाइयाँ, 47 की, 62 की, 65 की, ये लड़ाइयाँ जो हैं इसी का परिणाम है। और इसमें भी मैं ये चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको मैं मुख्य मानता हूँ। और ये जो असुलझा सीमा विवाद चीन के साथ है, उसे मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ।
इसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती रहेगी पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा ये प्रॉक्सी युद्ध। पाकिस्तान की रणनीति हमेशा जो है ये रही है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, मतलब आस्ते आस्ते हल्का हल्का चोट लगा करके रखना, और खून का प्रवाह जो है हिंदुस्तान से हमेशा भारतवर्ष से लगातार बहते रहे। ये उनकी कल्पना रही है या उनकी रणनीति रही है। ये एक नेक्स्ट खतरा रहेगी। क्षेत्रीय अस्थिरता, भारत के सभी पड़ोसी देश हमें अपने आसपास अगर देखें तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता से गुजर रहे हैं। यह जो है जब रहता है तो बाहर की शक्तियां इसमें प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती हैं। यह तीसरी बड़ी चैलेंज रहेगी हमारे लिए। चौथी बड़ी चैलेंज है किस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी उसके बारे में है। आप सबको पता है कि युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। भविष्य में युद्ध जो है थल, जल और वायु में ही सीमित नहीं रहेगा। ये अंतरिक्ष, साइबर, मैग्नेटिक डोमेन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फैल चुका है, और इससे किस तरह से तालमेल करके हमें भविष्य में युद्ध का संचालन करना है, वो चौथी बड़ी चैलेंज रहेगी। पांचवी चैलेंज जो रहेगी, हमारे जो दोनों विरोधी प्रतिद्वंदी हैं परमाणु हथियारों से संपन्न हैं, तो ये हमेशा एक चुनौती रहेगी कि किस तरह की हम कन्वेंशनल लड़ाई लड़ें और किस तरह के ऑपरेशन चुनें उनके साथ में। पांचवी बड़ी या छठी बड़ी चैलेंज जो है वो मेरे हिसाब से तकनीकी चुनौतियों के बारे में है, टेक्नोलॉजी के बारे में है, और इसका सीधा प्रभाव भविष्य की जो युद्ध प्रणाली है उसके ऊपर पड़ता है। तो इसके ऊपर मैं अलग से थोड़ा समय व्यतीत करना चाहता हूँ। युद्ध जो है अब एक तरह से बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होता जा रहा है, डिजिटल होता जा रहा है, विकेंद्रित, डिसेंट्रलाइज होता जा रहा है और पारदर्शी होता जा रहा है। और इसमें जो है 4 मुख्य ट्रेंड देखने को मिलते हैं जो कि युद्ध को आगे की तरफ खींचते हैं। पहली चीज़ है पारदर्शिता। जो सेंसर्स हैं, सेंसर्स की टेक्नोलॉजी की मदद से युद्ध क्षेत्र में पारदर्शिता और स्थिति की जागरूकता, सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ती ही जा रही है। प्रकृति में बनाए गए जो सेंसर्स हैं, अगर हम उन्हें सेंसर्स को, आँख को अगर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर माने तो विश्व की जनसंख्या सिर्फ 8 बिलियन है, तो 16 बिलियन सेंसर्स हो सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक सेंसर्स हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं। आप सबके मोबाइल फ़ोन में सेंसर्स लगे हुए हैं, यहाँ कैमराज में सेंसर लगे हुए हैं, आप सड़कों पे जाओ तो सेंसर लगे हुए हैं, सैटेलाइट, हवाई जहाज सब में सेंसर्स लगे हुए हैं, और इनमें जो है ये 8 बिलियन से कहीं ज़्यादा होंगे। और इसमें जो इनकी विभिन्नता है वो भी अलग अलग है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल है, सार है, मैग्नेटिक, सेस्मिक, अकोस्टिक, केमिकल, बायोलॉजिकल, तरह तरह के सेंसर्स हैं जो कि हम प्राकृतिक जो दिए हुए हैं, जैसे जैसे सूंघना, देखना, सुनना, इससे कहीं ज़्यादा की क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा जो ट्रेंड नज़र आता है वो रोबोटिक्स और ऑटोनोमस वॉरफेयर के बारे में है, जिसमें जो है स्वचालित ड्रोन्स, मानव रहित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। मैन्ड अनमैन्ड सिस्टम, इनके बीच में भविष्य का युद्ध, अभी तक जो है हिस्ट्री में देखो तो युद्ध जो है 2 मानव के बीच में हो सकता है। भविष्य में जो है मानव के साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जो कि अनमैन्ड हो, वो दोनों तीनों मिल करके युद्ध करेंगे, ना कि 4-5 लोग एक साथ में। उसके अलावा जो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी, हाइपरसोनिक वेपन्स के कारण ये बढ़ती जा रही है, जिसमें जो है किसी भी चीज़ को किसी भी दूरी तक टारगेट कर सकते हैं। एयर डिफेंस जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसीलिए जो है जो प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के अभिभाषण में अपना सुदर्शन चक्र के बारे में बात की थी। मैं आखिर में इसके बारे में बात करूँगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।